क्या नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जिस संविधान की वजह से हमें सब कुछ मिला है, कम से कम उस संविधान को समझा जाए। मैंने दूसरे भी जगह और बोला है कि भाई बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा है, इसलिए हमने संविधान को अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। ये भी सुना है, ये भी सुना है। आप सभी एम्प्लॉय के बीच में मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है इसलिए हमने नहीं पढ़ा है। वो हमारे लिए नहीं है, किसी जाति वर्ग के लिए। नया जोश नई उमंग से भरा ये दिन आरंभ करता हूँ। गूंज उठे सभागार करतल ध्वनियों से आपके इन करतल ध्वनियों में मैं कार्यक्रम का आरंभ करता हूँ। मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका में, फिर वहाँ से लंदन गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 3 गुरु थे, भगवान बुद्ध, संत कबीर और महात्मा फुले, जिनका अभी 3 दिन पहले जयंती मनाई गई। आज का दिन है महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। ऐसे थे बाबा साहब। वह यह था कि दास्ता सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है और उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के बाद वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए और 14 अक्टूबर सन 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध मतानुयायी बने। आज इस पावन अवसर पर मैं आपके समक्ष खड़ी होने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ, न केवल प्रतिष्ठित विभाग के एक कर्मचारी के रूप में, बल्कि जीएसटी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, SC/ST कर्मचारी कल्याण संघ नागपुर के अध्यक्ष के रूप में भी। सबसे पहले मैं अपने संगठन के उद्देश्य और कार्यों पर थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगी। हमारा यह संघ केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त मंच है जो सामाजिक न्याय, समान अवसर और सम्मान के लिए नियंत्रित प्रयासरत है। हम अपने सदस्यों के अधिकारों की रक्षा, उनके कौशल्य विकास और मानसिक व सामाजिक सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा प्रयास है कि कार्यस्थल पर एक ऐसा वातावरण निर्माण होना चाहिए जहां समावेशिता, संवेदनशीलता और समर्पण की भावना हो। और आज जब हम भारत रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 134वीं जयंती मना रहे हैं, तो वह अवसर हमारे उद्देश्य को और भी गहरा प्रदान करता है। साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचारधारा, एक आंदोलन और एक युग की पहचान थे। 1891 में एक ऐसे समाज में जन्म लेना जहां उन्हें अस्पृश्य कहा गया और फिर भी समाज में संविधान निर्माता बनकर उभरना, यह केवल संघर्ष की नहीं बल्कि संकल्प और आत्मबल की परिकाष्ठा है। उन्होंने न केवल भारत का संविधान लिखा, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे मूल्यों का मार्गदर्शन दिया। उन्होंने समता का सपना दिखाया है।
उन्होंने केवल प्रेरणा नहीं दी, उन्होंने हमें पहचान दी है। वह व्यक्ति जिसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे विश्वविद्यालय संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त की। सरकारी कर्मचारी होने के नाते हमारा दायित्व केवल नियमों और प्रक्रियाओं के तक सीमित नहीं है। हमारा असली कर्तव्य उस संविधान की आत्मा के प्रति है जिसे बाबा साहब ने अपने खून पसीने से गढ़ा। आइए हम वह पीढ़ी बने जो उनके सपनों का भारत बनाए। बाबा साहब उस दौर में जब शिक्षा, सम्मान और अवसर सभी बंद दरवाजों के पीछे थे, उठकर खड़े हो सकते थे, संविधान रच सकते थे और एक नया इतिहास लिख सकते थे, तो हम भी आज के भारत में बदलाव ला सकते हैं। हम भी भेदभाव और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। हम भी समाज में रोशन की किरण बन सकते हैं। आइए हम सब मिलकर उनके विचारों को जिए और उनके सपनों को साकार करें। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने संविधान में सभी को अधिकार दिए हैं, लेकिन बाबा साहब अपने कार्य करते करते जब उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जिन लोगों को बाबा साहब ने कुछ विदेशों में भी बैरिस्टर बनाने के लिए स्कॉलरशिप के माध्यम से भेजा था, बाबा साहब के पश्चात या बाबा साहब के साथ साथ जब उनको ऐसा महसूस हुआ कि कुछ लोग अपने सिर्फ फैमिली तक सीमित हो गए हैं, बाबा साहब ने कहा था कि मेरे पीछे कारकुनों की भीड़ लगी हुई है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। बाबा साहब की अपेक्षा थी कि जिन पढ़े लिखे लोग, जैसे मैं पढ़ा, मैं समाज के लिए अपना त्याग बलिदान करके समाज के लिए संघर्ष करता रहा, उसी तरह समाज के पढ़े लिखे लोगों ने भी समाज के लिए त्याग बलिदान देके समाज को ऊपर उठाने के लिए, उसको समता, स्वातंत्र, न्याय, बंधुता के लेवल पर लाने के लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बाबा साहब को उसी समय लगने लगा। बाबा साहब ने जैसे 10 लोगों को भेजा था तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। कुछ लोगों, उसमें से कुछ लोगों ने अपना योगदान दिया, जैसे बैरिस्टर राजा बाबू खोबरागड़े जैसे, जो बाबा साहब के साथ में साथों साथ हाथ मैंने उनका आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करते रहे। तो मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है इसी बात को, क्योंकि बाबा साहब अपने जीवन में जब उनका बच्चा मर जाता है तो उनके जेब में उसके ऊपर, कफन के ऊपर कपड़ा डालने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो उनकी जो हमारी रमा माता है वो अपने साड़ी का पल्लू फाड़ के उसको लपेट के वो जब दफनाते हैं, तो इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना संघर्ष उन्होंने हमारे लिए किया है। तो इसकी बहुत खंत उस समय भी बाबा साहब को हो रही थी। और साथियों, ये संगठन जो अभी हमारा बना है, जैसे कार्ल मार्क्स को हम देखते हैं तो कार्ल मार्क्स के समय में सिर्फ 5 लोग उनके मैयत में शामिल हुए थे उनके इसमें, और उन 5 लोगों ने पूरे देश के अंदर कम्युनिज्म को फैलाया। लेकिन हमारे बाबा साहब के साथ मानने वाले लोग लाखों करोड़ों के संख्या में होने के बावजूद भी बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब को जो अपेक्षित जो समाज चाहिए था, वो हम नहीं बना पाए। आज भी वो हालत दिन ब दिन बदतर होते जाती आ रही है। एक तरफ विषमतावादी व्यवस्था, जो संवैधानिक अधिकार हमको मिले हैं, उसको ख़त्म करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और हम अपने ही फैमिली में, हम अपने ही घरों में सिर्फ बाबा साहब की जयंती आई कि इकट्ठा होते हैं, और उसके पश्चात जो है काम करना चाहिए, कुछ लोग करते हैं, उनका बिल्कुल स्वागत है और वो स्वागत योग्य है। जो जिस तरह से सिर्फ हम अपने ऑफिस में आते, काम करते और ऐसी जयंती वगैरह में हम शामिल होते हैं, इतना ही करके नहीं होना चाहिए। तो इस बात को बाबा साहब ने कर्मचारियों के संगठन के बारे में रेलवे कर्मचारियों के सामने 1932 में हमारी स्वतंत्र कर्मचारी संगठन होनी चाहिए, इस तरह से बात रखी है। क्योंकि जो प्रस्तावित उस समय जो कर्मचारियों के, कामगारों की जो संगठनाएं थी, वो हमारे जो लोग हैं उनके बारे में अपनी बात को नहीं रखते थे, या हमारी बात को या हमारे कर्मचारियों के समस्या को नहीं सुलझा। क्योंकि उस समय की छुआछूत और हमारे ज़्यादातर कर्मचारी जो क्लास 4 के इसमें काम करते थे, तो इनके प्रमोशन के लिए या इनके आगे जो भी समस्याएं उनको नहीं रखते थे, इसलिए उस समय वो कहा गया था।
बाबा साहेब ने एक मंत्र दिया था, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा. आपण या सब पढे लिखे लोक बैठे हैं, म्हणजे शिकलेले लोक बसून आहो आपण, कोणीच अडाणी नाही आहे इथे, आणि संघटित बी आहो आपण. पण हे संघटन, आपलं लहान लहान संघटन पुष्कळ आहेत. रेल्वेचे एक संघटन आहे, आपलं संघटन आहे, इन्कम टॅक्समध्ये संघटन आहे, पण हे कधीच एका ठिकाणी आलेले नाही. ये कभी एक कोशिश की है, हमने भी कोशिश की है, लेकिन उनको, उनके जो ऑफिस बेरर थे उनको बुला के हमने यहाँ उपस्थित, और उन्होंने भी हमको बुलाया, लेकिन एक जुड़े नहीं है अपन, एक बड़ा संगठन नहीं बना है गवर्नमेंट ऑफिसर का. रेलवे को छोड़ के कोई बड़ा संगठन नहीं है. तो संगठित भी हो गए, और जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में अपने लोग हैं वहाँ संघर्ष भी कर रहे हैं अपन. हमारी यहाँ जो एसोसिएशन है, जनरली रिकॉग्नाइज एसोसिएशन, जनरल एसोसिएशन है, समाज में जो ट्रीटमेंट हमको मिलती है, अगर तुम एसोसिएशन में रहेंगे तो वही ट्रीटमेंट आपको भी मिलेंगी. वहाँ भी सेकंड क्लास सिटीजन भी गिने जाओगे. इसलिए उस टाइम 2002 या 3 में मैं, दोनों दीपक पाटिल साहब, ये सबने मिलकर एक डिसाइड किए थे कि भैया हमारी भी एक संगठन होना चाहिए, और हमने ये संगठन बनाया है. अब ये संगठन को आगे बढ़ाना है तो काफ़ी कठिन काम था, थोड़ा फंड का भी प्रॉब्लम आता था, लेकिन थूल साहब यहाँ आए, नागपुर में, रायपुर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ आए थे. उसके बाद वो ये संगठन ने अपना फास्ट ये हुआ, जो भी कार्यक्रम होते थे, अपना रूम हमने ले लिए, कटिंग हुआ, सैलरी कटिंग शुरू किए. तो इस वजह से रिकग्नाइजेशन भी बढ़ा हमारा, और हमारी बात भी एडमिनिस्ट्रेशन सुनता था, आज भी सुनता है. तो अभी मैं भी रिटायर हो रहा है, थूल साहब भी रिटायर हो रहे हैं, नए पदाधिकारी आए हैं, उनसे भी ये मैं अपेक्षा करूंगा कि वो भी आगे ऐसे ही चलते रहे. एडमिनिस्ट्रेशन के साथ झगड़ा नहीं करना है, सिर्फ हाथ मिलाना है, लेकिन अपना काम निकालना है. ट्रांसफ़र ऑर्डर में होता है जनरली, जहाँ तक कि लग रहा है, क्या अपने को ट्रीटमेंट तो वही मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई की है तो हो जाता है बराबर. बाबा साहब ने 3 मुख्य ये बताया है कि शिका, संगठित वाणी, संघर्ष करा. लेकिन मुझे एक और लगता है कि अपने को पावर भी चाहिए. अब तुम एसोसिएशन 50 साल हो गए एसोसिएशन लेके बैठे हो, लेकिन पॉलिटिकल पावर तुम्हारे हाथ में ही नहीं है. और पॉलिटिकल पावर सबसे बड़ा पावर है यहाँ इंडिया में. पॉलिटिशियन अंगूठा बहादुर रहा तो भी IAS और IPS और आगे पीछे घूमना ही पड़ता है. अपना उतना ताल्लुक़ नहीं आता, अपन IRS होने से, IRS कैडर होने से अपना उतना पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ नहीं आता, लेकिन IAS और IPS और बाकी स्टेट गवर्नमेंट वाले, इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है. तो मेरा कहना ये है कि अपन थोड़ा पॉलिटिक्स के तरफ भी ध्यान देना चाहिए. पॉलिटिक्स में भी ये, जैसे संगठन में आप इतने लोग जमा हो तो एक आधी किसी की सभा होती है, अपने BSP की या और किसी की, वहाँ भी इन्वॉल्वमेंट दिखाना बहुत ज़रूरी है. तो धीरे धीरे जो जिसमें लीडरशिप क्वालिटी होगी या जो भी गुण होंगे, वो आगे बढ़ के वो आगे लीडर बनेगा. कॉरपोरेशन के चुनाव लड़ो ना, आप पढ़े लिखे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते. ईगो छोड़ो. ये सब चीज़ें करने से कुछ फ़र्क पड़ सकता है 50 साल में, क्योंकि बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था, ना कि रिजर्वेशन. क्या भैया हमको पॉलिटिकल पावर दो, हमको रिजर्वेशन नहीं चाहिए. रिजर्वेशन से क्या हो जाता है कि एक सीमित हो जाता है, एक आदमी, एक फैमिली का एक आदमी को रिजर्वेशन मिलेगा, और वही आगे बढ़ता है, बाकी जैसे कि वैसे ही रहते हैं. वो जो भी भाई है, बहन है, वो ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, वो अपने फैमिली में इन्वॉल्व हो जाते हैं. और ये तो इलेक्ट्रोड से क्या होता है कि अपना एक लीडर चुन के आता है. जैसे चंद्रशेखर आज़ाद है, उसका
वो अगर है तो संसद में बोल सकता है, वो पार्लियामेंट में बोल सकता है कि भैया हमको ये चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अगर देखें तो हम लोग जयंती क्यों मनाते हैं, तो जयंती मनाने के पीछे जो पर्पज़ ये है, या डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर या किसी भी महापुरुष का है, तो जयंती मनाना मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ उनका जय भीम करें, जय गया का करें, जो तो हम लोग बाकी 365 दिन जो है, जैसा मैडम ने भी बताया और राजकुमार ने भी बताया है कि भाई हम लोग 365 दिन बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमको काम दिया है, अगर बाबा साहब आम्बेडकर तो उस समय विदेश में जाके शिक्षा लिया, अगर वो चाहते तो बहुत पैसा बना सकते थे, बहुत प्रॉपर्टी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने वो प्रॉपर्टी बनाने का काम नहीं किया। उन्होंने सोचा कि मेरा जो समाज है वो जो दुख दर्द में है उसको दास्ता से मुक्ति दिलाना यही मेरा काम है, और इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने अपने बच्चे खोए, जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने अपना पूरा परिवार को कष्ट झेलना पड़ा उनके लिए पूरा जीवन भर, लेकिन उन्होंने भी कष्ट झेला, लेकिन उन्होंने यहाँ काम किया। उनके मेहनत की वजह से, उनके त्याग की वजह से, उनके बलिदान की वजह से आज जो हम लोग ये जो मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, जो अच्छे घरों में रह रहे हैं, अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, अच्छी से रह रहे हैं, तो यह हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संघर्ष है, वो संघर्ष की वजह से आज हम ऐसा जीवन जी रहे हैं। तो यह हमारा दायित्व हो जाता है कि हम उनका जो काम है, क्या अगर हम देखते हैं कि बाबा साहब 1956 में गए तो उनका सपना क्या था, क्या वहाँ सही मायने में पूरा हो पाया है? अगर हम देखते हैं कि जो बाबा साहब का जो सपना था कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारे एवं न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करना, तो यहाँ क्या हो पाया है? अगर आज देखेंगे कि आर्थिक विषमता इस बुरा स्थिति में है कि मैं कल एक यूट्यूब में एक वीडियो देख रहा था, तो वो एक मुंबई का देवनार करके एक डंपिंग यार्ड है। वहाँ डंपिंग यार्ड जो कचरा जहाँ डाला गया था उसके ऊपर झोपड़ियाँ हैं, और वो झोपड़ियों के ऊपर जो है वहाँ आज भी 75 साल आज़ादी के बाद भी लोग जीवन जी रहे हैं। जो पानी भी आता है वो गटर में से आता है, जो पीने का पानी है वो भी गंदा आता है, और इतना बुरा स्थिति है कि वहाँ 45-50 साल के ऊपर कोई जी नहीं पाता है, क्योंकि इतना कचरे के बीच में वो जीवन यापन कर रहे हैं कि वो कई 40-45 साल के आगे, 50 साल के आगे वहाँ जीना ही मुश्किल है। तो ऐसा स्थिति आप ये देवनार का हो गया, आप आसपास भी बहुत सारे ऐसा जगह होगा कि जो हमारे जो SC/ST समुदाय के जो लोग हैं वह आज भी बहुत ही विपरीत परिस्थिति में जी रहे हैं। और दूसरी तरफ देखेंगे तो कुछ लोग हैं जिनके पास जो पैसा है उसका कोई ये नहीं है। तो अगर हमारे देश में सही मायने पे संविधान के ऊपर आधारित पॉलिसी अगर बनाई होती, समता के आधार पर पॉलिसी बनाई होती, तो यह स्थिति नहीं होता। अगर सभी लोग अच्छे से जीवन जी पाते, आज जो पॉलिसी है उसके वजह से पैसे वाला तो पैसे वाला होते जा रहा है, जो गरीब आदमी है वो और गरीब आदमी होता जा रहा है। जो पैसे वाला है वही अपने बच्चों को IIT में पढ़ा सकता है, IIM में पढ़ा सकता है। जो गरीब आदमी है वहाँ अभी हम लोग स्वच्छता दिवस के ऊपर यहीं पर अपने नागपुर में ही एक टॉयलेट का उद्घाटन इसमें गए थे हम लोग, स्वच्छता दिवस इसमें फंड से हमने जो काम किया है, तो वहाँ देखा कि 3-4 क्लास कॉरपोरेशन का एक ही स्कूल में है। तो जो 3-4 क्लास को पढ़ाने के लिए 2 टीचर है और 4 क्लास एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ के बच्चे कैसे आगे बढ़ पाएंगे? तो क्या यहाँ समानता है? तो यहाँ समानता नहीं है। तो ज़रूरत है ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने का कि जो वाकई संविधान के जो स्पिरिट है उसके हिसाब से काम करे। तो उसके हिसाब से जब तक कि अगर काम नहीं होता है तो हम लोग आगे हमारा जो समाज, बाबा साहब का जो सपना हम पूरा नहीं कर सकते। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आखिरी समय में अपने जो भाषण में बोला था, जैसा राजकुमार ने भी बताया कि मेरे इर्द गिर्द मुझे उम्मीद था कि ये जो पढ़ा लिखा जो कर्मचारी वर्ग है यहाँ आके अपने समाज के लिए काम करेगा, लेकिन मेरे इर्द गिर्द क्लर्कों का भीड़ जमा हो गया है जो केवल अपना पेट पालने में लगा हुआ है। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे जो पढ़ा लिखा वर्ग था उनको बहुत उम्मीद थी। उन्होंने अपना एक बताया था कि जिस समाज में 10 डॉक्टर, 20 इंजीनियर और 30 वकील होते हैं उसे मैं एक डेवलप्ड समाज समझता हूँ।
लेकिन आज हमारे समाज में 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर होंगे, 20,000 से ज़्यादा वकील होंगे, 30,000 से ज़्यादा वकील भी होंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील्स, और थाउजेंड्स ऑफ और लाखों में हमारे सुशिक्षित कर्मचारी होंगे। लेकिन यहाँ जो कर्मचारी हैं वहाँ सिर्फ अपना परिवार, अपना टीवी, बीवी और प्रॉपर्टी तक के ही सीमित हो गए हैं। तो जब तक कि हम यहाँ बात नहीं समझेंगे और हमारे जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं हम बाबा साहब का जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन बाबा साहब को हम कहीं ना कहीं धोखा दे रहे हैं। तो हमको अगर सही मायने में अगर बाबा साहब का जयंती को मनाना है, उनका विचारधारा को आगे बढ़ाना है, तो हमें 365 दिन उनका जो विचारधारा था कि समता, स्वतंत्रता, भाईचारे और न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का निर्माण करना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो एक तरफ बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपया अंधश्रद्धा बढ़ाने के ऊपर खर्च हो रहा है। तो यहाँ तो एक तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो भावना के विपरीत काम हो रहा है। बहुत सारे आप देखेंगे कि अभी कुंभ का मेला हुआ जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है, तो यहाँ तो अंधश्रद्धा बढ़ाने वाला काम है। तो हमारा जो संविधान बोलता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना चाहिए। जब तक कि साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बढ़ेगा, समाज प्रगति नहीं करेगा। तो यहाँ सब सारी स्थिति हम लोगों को समझना चाहिए और इस चीज़ों को करके हम लोगों को मिलजुल के काम करना चाहिए। जैसा भी धीरज ने भी बताया कि अगर हमको बहुत सारे संगठन हैं कि हमारा जैसे कस्टम का भी है, जीएसटी का है, रेलवे का है, अलग अलग संगठन है। आज देश भर में लाखों संगठन हैं, लेकिन यह लाखों संगठन क्या हैं? सिर्फ अपना ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, प्रमोशन, और हम लोग थोड़ा बहुत अभी कुछ पे बैक टू द सोसाइटी करके किसी ऑर्गेनाइजेशन को 50,000, 60,000, लाख रुपया मदद करने लगे हैं। लेकिन क्या इतना काफ़ी है इस व्यवस्था को बदलने के लिए, जो बाबा साहब जो चाहते थे उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए? तो जैसा धीरज ने बोला है कि भाई हमको पावर के बारे में भी सोचना चाहिए। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी नया बात नहीं बोला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि गो एंड राइट ऑन योर वॉल दैट यू आर बी द रूलर ऑफ दिस कंट्री। और राजनीतिक सत्ता ऐसी चाबी है जिससे आप सारे समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो यहाँ तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ही बोला था। तो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यहाँ बात बोला है तो हमें इस बात को मानना चाहिए और इसके लिए काम भी करना चाहिए। तो जब जो आदमी जैसा सोचता है उसके साथ वैसे ही होता है। हमने सोचा कि हमको जीएसटी डिपार्टमेंट में आना है, हमने एग्ज़ाम दिया, यहाँ आ गया। हम कोई सोचता है कि एमएलए होना है तो एमएलए भी बन जाता है, कोई सोचता है कि एमपी बनना है तो एमपी भी बन पाता है, कोई सोचता है कि चीफ मिनिस्टर बनना है तो चीफ मिनिस्टर भी बन जाता है, कोई सोचता है कि प्राइम मिनिस्टर बनना है तो प्राइम मिनिस्टर भी बनता है। तो पहला जो चीज़ है वो सोच डेवलप होना ज़रूरी है कि अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ ये पॉसिबल है, मैं बन सकता हूँ, तो ये पॉसिबल है। पहले हम लोग कुछ सालों पहले हम नहीं सोचते थे कि कोई हमारा SC ST का आदमी अपने बल के ऊपर एक वार्ड मेंबर भी बन सकता है। लेकिन जो हमारे कर्मचारियों की जो ताकत है उसके वजह से जो बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन बना, और वो बामसेफ के वजह से ही उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में हमारा अपने बल के ऊपर मुख्यमंत्री भी बना है। तो यहाँ बात हम लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जब तक के अपने ताकत के ऊपर हमारा पावर नहीं आएगा तो तब तक के हमारे जो समाज में है वो चेंज नहीं आ सकता है। मुझे लगता है कि बाबा साहब का सही मायने में अगर काम देखा जाए तो इस देश को सबसे पहले उन्होंने प्रायोरिटी दी। उन्होंने अपने सारे अंतिम समय में ये बात कही कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंत तक भारतीय ही हूँ। ये जो आइडेंटिटी बाबा साहब ने अपने विचारों के माध्यम से दी, और संविधान में हम देखते हैं कि नागरिकता की बात आर्टिकल 5 to 11 में कही गई कि भाई इस देश का हर जो व्यक्ति है इस देश का नागरिक है, और नागरिकता के आधार पर इस देश में जो कोई आपको सहूलतें चाहिए, जो कुछ चीज़ें चाहिए, वो नागरिकता के बेस पर आपको मिल सकती हैं।
अब यहाँ तो सब लोग जो हम बैठे हैं, हम सब इस देश के नागरिक ही हैं, कोई तो दूसरे देश का नागरिक नहीं है। अब नागरिकता की बात की जाए तो हमारा संविधान कहता है कि भाई एक नागरिक ने दूसरे नागरिक के साथ में भाईचारा के साथ में, समानता के साथ में, न्याय के साथ में रहना चाहिए, चाहे वो किसी जाति धर्म पंथ का हो। कि संविधान का आर्टिकल 14, 15, 16 यही कहता है कि भाई इस देश के अंदर में चाहे जो भी जाति धर्म पंथ के लोग रहते हो, वो किसी के भी साथ में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कोई जेंडर के नाम पर, कोई कास्ट के नाम पर अलग अलग जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है वो न किया जाए, ये हमारा संविधान कहता है। तो मैं, आप सभी तो एम्प्लॉय है इंक्लूडिंग मी, तो मुझे लगता है कि क्या ये संविधान की बात हम सब ने स्वीकारी है क्या, ये मेरा प्रश्न है। क्या हमारे दिलो दिमाग से इस चीज को एक नागरिक होने के नाते हमने निकाल दिया क्या, कि हम किसी के साथ में जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर कोई भी भेदभाव हमारे दिल दिमाग में नहीं रखेंगे। तो इसका उत्तर मुझे हमेशा यही नजर आता है कि नहीं। अगर होता तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे युवा देश के नाम से जानने वाला भारत आज दुनिया की महासत्ता होता। जैसे कि थूल साहब ने अभी भी कहा है कि हमारे संविधान ने तो हमें कुछ ड्यूटीज के बारे में बताया है, और जो भी साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात हमारे संविधान ने की है, वो अभी भी हमारे दिमाग में, दिलों में नहीं बसी। और आप यहाँ सभी एम्प्लॉय बैठे हैं, तो ये मुझे लगता है कि अगर इस देश के नागरिक नहीं होते और संविधान ने हमें नागरिकता नहीं दी होती, तो शायद ये सौभाग्य हमें नहीं मिलता। कोई भी अगर फ्रेंच का इंसान हो, ब्रिटेन का इंसान हो, अभी वो यहाँ आके वो कहता है कि मैं इस देश में IAS, IPS, IRS बनना चाहता हूँ, तो क्या बन सकता है? आप बताइए, कोई भी सर्विस में जा सकता है? नहीं। कोई, अगर हम जानते हैं कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा है कि नहीं भाई, मैं तो बहुत ताकतवर प्रेसिडेंट हूँ दुनिया का, पैसा भी बहुत है, अगर मैं इस देश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन आता है तो मुझे बस भाई एक वोट करने दे दो, भारत को चलाने के लिए 2 साल के लिए जितना पैसा लगता है उतना मैं देता हूं। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? अगर कोई जापान का कोई आदमी बोलता है कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, भारत के अंदर में कोई स्टेट में मुझे बहुत अच्छा स्टेट लग रहा है, उसमें जाके अगर यदि असेंबली का इलेक्शन होता है तो मैं वहाँ खड़ा रहना चाहता हूँ, उस स्टेट को जितने पैसे लगते हैं उतने मैं देता हूँ। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? हाँ, सिटीजनशिप इस देश की नहीं होने की वजह से वो इस देश में जो कुछ पैसे या ताकत सबके बलबूते पे अगर करना चाहता है वो नहीं कर सकता है। ये सिटीजनशिप का इम्पैक्ट। हम तो जन्म से ही सिटीजन है। क्यों है? क्यों है? सिटीजनशिप की जो बातें हैं आर्टिकल 5 से लेके 11 में जो दी गई है, किस किस को सिटीजनशिप मिल सकता है? आप शायद संविधान थोड़ा बहुत एम्प्लॉय होने के नाते पढ़े होंगे तो पता नहीं मुझे। तो ये सारी जो चीजें हैं, यहाँ आप ड्यूटी भी जो कर रहे हो वो सारी इस संविधान की ही देन है। आपके कंडक्ट रूल भी जितने सर्विस के हैं वो भी संविधान के अंदर से ही आते हैं, बराबर है। सारे रूल जो रेगुलेशन जो भी है
चाहे सर्विस रूल हो, चाहे बेनिफिट के रूल हो, चाहे कोई भी, आपको सर्विस किस तरह से करने चाहिए, आपके ऊपर किसका कंट्रोल होना चाहिए, उसके ऊपर किसको कंट्रोल होना चाहिए, इस देश की शासन व्यवस्था किस तरह से चलना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर जी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, प्रेसिडेंट जी का कर्तव्य क्या होना चाहिए, हर देश की एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे राजकीय प्रणाली हो, हर एक ने कौन सा काम किस तरह से करना चाहिए, उसकी एक फ्रेम इस देश के अंदर में बनी हुई है। और वो किसने बना के दी है? संविधान ने बना के दी, संविधान ने बना के दी है, करके हम बहुत रिलैक्स में लाइफ जी रहे। अगर हमारे ऊपर यहाँ जाके किसी ने गाड़ी को ठोकर मार दी जबरदस्ती आपको, या आके आपको किसी ने गाली गलौज की, तो उसके लिए भी रूल रेगुलेशन है इस देश में। संविधान ने वो सारी प्रोविजन किया है कि जो इंसान की लाइफ को बहुत ही सिक्योर और अच्छी बनाया जाए। इसके लिए संविधान ने हर नागरिक को अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए एक अलग पहचान दी है, क्योंकि संविधान के प्रेम्बल्स में लिखा है कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, बराबर है। संविधान के प्रेम्बल में कहा है कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, ये सबसे बड़ा कार्य, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, लेकिन इस देश का नागरिक होना जरूरी है। उस नागरिक की गरिमा सबसे इंपॉर्टेंट इस संविधान ने हमें दी। तो क्या नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता है कि कम से कम उस संविधान ने सब कुछ हमें दिया है, उस संविधान को कम से कम समझा जाए। मैं बहुत सारे प्रोग्राम में जाता हूँ, काफ़ी सालों से संविधान की बुक्स भी बहुत बांट चुका हूँ। हमारे गवर्नमेंट से लगभग 35,000 मैंने संविधान की बुक्स बांटी देहातों में। यहाँ वहाँ देखते थे भाई, लोगों ने तो संविधान को भी नहीं देखा है। अभी जिस प्रोग्राम से आया हूँ, नरेंद्र नगर नागपुर का बहुत ही क्रीम एरिया है, जहाँ बड़े बड़े ऑफिसर भी रहते हैं। उनमें से बहुत सारी महिलाएं इतनी बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी जी रही है। वहाँ पे भी मैंने पूछा कि आप संविधान कितने लोगों ने पढ़ा है, तो वहाँ पे लगभग 200-300 लोगों में से 2 या 3 लोगों ने कहा है कि हमने संविधान पढ़ा है। तो क्या नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जिस संविधान की वजह से हमें सब कुछ मिला है, कम से कम उस संविधान को समझा जाए। मैंने दूसरे भी जगह और बोला है कि भाई बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा है, इसलिए हमने संविधान को अभी तक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है। ये भी सुना है, ये भी सुना है। आप सभी एम्प्लॉय के बीच में मैं बहुत जवाबदारी के साथ कहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब ने ये संविधान लिखा है इसलिए हमने नहीं पढ़ा है। वो हमारे लिए नहीं है, किसी जाति वर्ग के लिए। तो क्या मैं ये मानता हूं कि आप लोग यहां बैठे हो सारे के सारे ओपन कैटेगरी के हो? ओपन कैटेगरी के हो क्या? हो तो अच्छी बात है। कोई ना कोई हमारा साथी जो एससी होगा, कोई एसटी होगा, कोई ओबीसी होगा। अभी तो ओपन कैटेगरी के लिए ईबी है कि नहीं, इकोनॉमिकल बैकवर्ड, वो भी आया है। वो सारे तो क्या है, ये रिजर्वेशन की बातें, रिजर्वेशन की बातें है ना ये सारी, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और अभी ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी के लिए भी बोल रहा हूँ। ये कहाँ पे है, कहाँ लिखा है, कहाँ पे प्रोविज़न किया गया है? तो ये तो संविधान के अंदर में ही प्रोविज़न किया है। तो संविधान कोई जाति विशेष या व्यक्ति विशेष का हो सकता है क्या? जो कि मैंने कुछ बातें आपसे शेयर की। अरे संविधान तो हमारे लोगों ने बड़ी मेहनत से बनाया है, उसको तो आप पता है कितने दिन लगे हैं। संविधान बनाते बनाते लगभग तो 6,500 के करीब जो प्रश्न आए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। असेंबली में जब डिस्कस हो रहा था 6,500 के ऊपर प्रश्न आए थे। वो सारे प्रश्नों को सारी चर्चाएं चली 2-2.5 साल, और उसके बाद में संविधान का एक एक आर्टिकल्स बना। लेकिन 292 जो मेंबर थे वो तो संविधान सभा के मेंबर थे, वो कोई एक ही जाति के थे क्या? तो उन सारे लोगों की सोच उस संविधान के अंदर आई। तो हम मान सकते हैं कि वो संविधान
वी द पीपल ऑफ इंडिया हमारे लिए बना है और हमारे लिए ही अर्पण किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कि आप प्रेम्बल्स पढ़ते हो तो शुरुआत भी उसी से होती है, एंडिंग भी उससे होती है। ये संविधान इन भारत के लोगों के लिए है और भारत के लोगों को ही हम समर्पित करते हैं। तो क्या ये संविधान एक वर्ग के लिए हुआ क्या? जो लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने इस संविधान को लिखा है, ठीक है लिखा है क्योंकि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और बाकी लोग भी इधर उधर गए थे। जब सही मायने में आप संविधान को समझो कि सही में बाबा साहब ने लिखा कि नहीं, तो लास्ट टाइम में हमने एक प्रोफेसर विवेक कुमार सर का, जो दिल्ली जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बहुत ही सीनियर प्रोफेसर है और उनका नाम अब दुनिया में गिने चुने लोगों में आया। अभी 5-6 दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि दुनिया के महानतम प्रोफेसरों में ये भी प्रोफेसर है। उन्हें जब नागपुर में आके इस संविधान के बारे में बहुत डिटेल में बताया, तब लोगों को लगा कि नहीं, पूरा का पूरा श्रेय जो अगर संविधान लिखने का है मैक्सिमम, मतलब 100 में से 90% लो तो उसका श्रेय बाबा साहब को। अगर बाबा साहब चाहते तो वो किसी वर्ग विशेष की जिम्मेदारी वहां बता के खत्म कर दिए रहते हैं। अगर हम मानते हैं तो नहीं, ठीक है शेड्यूल कास्ट में मैं जन्मा हूं तो शेड्यूल कास्ट के लिए पूरा का पूरा चीजें लिख डालू वहां पे कि कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन है। कोई भी जगह अगर जाना है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए बेनिफिट मिलेंगे। आज हम इतने आराम से इस देश के अंदर में जी रहे हैं। आप देखिए इस देश में लगभग कितनी भाषाएं हैं, 6 से 7 हजार जातियां हैं, कितने सारे रिलीजियस हैं, कितनी सारी भाषाएं हैं। आप हर 22 किलोमीटर में जाओ तो दूसरी भाषाएं बदल जाती हैं। तो भारत में इतनी सारी भाषा है, कितनी सारा कल्चर है, हमारा कल्चरल कैपिटल है इस देश को, सांस्कृतिक वारसा मिला है पूरी दुनिया का। सभी रहने के बाद में हमारा देश बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हम बगल का देश अगर देखते हैं पाकिस्तान, वहाँ कितने सारे बार मिलिट्री सेशन लगा है। नेपाल देखते हैं वहाँ बहुत बार मिलिट्री सेशन लगा है। अफगानिस्तान देखते हैं वहाँ इस तरह की बातें हुई है। बगल में यही देखते हैं श्रीलंका, वहाँ पे भी कुछ हुआ है, आप लोगों ने सबने देखा है। नॉर्थ कोरिया देखिए वहाँ ये है। तो अगल बगल के एशियन कंट्री में हम देखते हैं, तो बांग्लादेश में अभी रिसेंट में हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है जबकि वहाँ तो एक ही धर्म है। पाकिस्तान में देखो तो अब 90% हमारे मुस्लिम भाई है, बराबर है ना। श्रीलंका में देखो तो 90% बुद्धिस्ट कम्युनिटी है। फिर भी वहाँ पे क्या हो रहा है आप लोगों को सब मालूम है। और मुझे लगता है कि ये इस देश में सारे लोग, इतनी जातियाँ, इतनी भाषा है, इतनी धर्म, इतनी संस्कृति होने के बाद में भी हम बड़े प्यार से इस देश में रह रहे, तो मुझे लगता है कि संविधान की देन है। अगर इस देश में संविधान नहीं होता, अगर इस देश को संविधान के माध्यम से चलाया नहीं जाता, तो जो बाबा साहब के जमाने में जो डिस्क्रिमिनेशन था, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक ही जाति के लिए नहीं था। आप ये समझ लीजिए, डिस्क्रिमिनेशन कोई एक जाति के लिए नहीं था। महिलाओं के साथ में भी डिस्क्रिमिनेशन होता था। बहुत सारी ओबीसीज की जातियों के साथ में डिस्क्रिमिनेशन होता था। वो इतना इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। तो बाबा साहब ने उसके ऊपर जाकर इंसानियत की बात की, इंसानियत की बात की। देखो बाबा साहब ने इंसानियत की बात की कि भाई इंसान को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। उनके मन में इतना प्यार था। हम तो प्यार हमारे फैमिली के, हमारे बच्चों के प्रति इतना तो रखते हैं। कुछ बच्चों को कुछ हुआ तो तुरंत मेडिकल, अच्छे से अच्छे दवाखाना। थोड़ा प्यार हमारे फैमिली के बारे में रखते हैं, थोड़ा हमारे रिश्तेदार है उसके प्रति हमारा प्यार झलकता है, थोड़ा बहुत कुछ अगर सोशल हो तो थोड़ा समाज के प्रति। लेकिन हर इंसान के प्रति जिसके मन में प्यार हो, जिसके लिए करुणा हो, मैत्री हो, ऐसे हमारे बाबा साहब क्या एक जाति वर्ग विशेष के हो सकते? अगर नहीं, अगर होते
तो मुझे लगता है कि दुनिया आज उनके विचारों को नहीं स्वीकार करती। कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटी नहीं कहती कि सबसे हमारे 300 साल के इतिहास में सबसे होनहार छात्र डॉक्टर बाबा साहब थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी वहाँ पुतला नहीं लगाती बाबा साहब का। जापान जैसे प्रगतिशील देश बाबा साहब को नहीं करते, और हंगरी, फ्रांस जैसे देश बाबा साहब के विचारों को नहीं स्वीकार करते। अभी अभी अमेरिका के जो पार्लियामेंट है वहाँ से एक सर्कुलर निकाला कि बाबा साहब की जयंती 10 दिन के लिए मनाई जाएंगी। तो क्या बाबा साहब के विचार एक जाति वर्ग के होते, इंसानियत के विचार नहीं होते, तो आज दुनिया में उस विचारों की कहीं कदर नहीं रहती। आप जानते हो कि जो विचार, अगर कुछ विचार समय के अनुसार तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो नष्ट हो जाते, वो टिक नहीं पाते। लेकिन जो विचार पूरी दुनिया में अगर रहते हैं, सालों तक टिकते हैं, हजारों सालों तक टिकते हैं, जैसे कि हमने कहा है कि बुद्ध के विचार क्यों टिके हैं। बुद्ध तो भाई 2500 साल के पहले चले गए, लेकिन कौन से विचार थे जो आज पूरी दुनिया को जरूरत है उस विचारों की। तो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता, सोशल जस्टिस के जो हर इंसान को, हर देश को आज उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो विचार इतने साल तक टिके। और बाबा साहब के भी क्यों दिन ब दिन उस विचारों पर बहुत सारे लोग अमल कर रहे हैं, तो उस विचार इसी तरह के मानवतावादी विचार है जो एक दूसरे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, चाहे वो जाति हो, धर्म हो, पंथ हो, सबको समानता की बात करता है, समानता के आधार पर उससे व्यवहार की बात करता है। ये बाबा साहब के विचार है करके आज पूरी दुनिया उस विचारों को स्वीकार रही। तो साथियों, इन्हीं विचारों को आप भी आत्मसात करो। किसी वर्ग विशेष का, किसी जाति का हम अगर सोचते हैं तो हमारे महापुरुषों को हम प्रतिमाएं नहीं लगाते थे, चाहे वो कोई भी महापुरुष हो। उनके विचार सबके लिए बराबरी का होता है, सबके लिए मैत्री, करुणा, प्यार सबके लिए वो उनके मन में होता है करके ही उस विचारों को लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वीकार करने की कोशिश करते हैं। और आज आप सभी लोगों से यही विनती करूंगा कि बाबा साहब को समझने की कोशिश करिए, बाबा साहब को जानने की कोशिश करिए, और बाबा साहब के विचारों पर चलकर एक सशक्त भारत बनाने की कोशिश करिए। तो सही मायने में इस नागरिक होने का हमें गर्व होगा।